Hi everyone, am I audible to all of you properly? एक बार हैंड रेज कर लीजिए, आवाज प्रॉपर आ रही हो तो ठीक है। आज से हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो हम जजमेंट राइटिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने पहले इशू फ्रेमिंग और चार्ज फ्रेमिंग की क्लास भी ले ली होगी, और यदि नहीं ली है तो आप लोग मुझसे क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो जजमेंट राइटिंग है, जब हम जजमेंट राइटिंग पढ़ाएंगे तो जजमेंट राइटिंग में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगी इशू फ्रेमिंग के बारे में और चार्ज फ्रेमिंग के बारे में। ठीक है, पूरा डिटेल में चाहिए आपको, डिटेल में पूरे वीडियोज अवेलेबल हैं। अब स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या होता है जजमेंट राइटिंग, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लास एग्जैक्टली 9:35 पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और 9:30 पे हम क्या कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन आपको प्रॉपरली विजिबल होगी। देखिए, क्या पढ़ रहे हैं हम, जजमेंट राइटिंग। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जजमेंट राइटिंग का क्या मतलब, क्या इंपॉर्टेंस है और जजमेंट होता क्या है बेसिकली। तो स्क्रीन पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जजमेंट क्या है, कि कोई पर्सन मतलब कोई जज है, जज के सामने क्या हो रहा है, मतलब वो एक क्या दे रहा है, उसके सामने जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी उसके सामने क्या हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसको वो क्या कर रहा है, प्रनाउंस कर रहा है। जजमेंट क्या कर रहा है, उस पर प्रनाउंस कर रहा है। और क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स पे रीजनिंग देके प्रनाउंस करेगा। वो जजमेंट ऐसे ही प्रनाउंस नहीं करेगा। आपको पता है सूट पे फाइल होता है, जजमेंट के बाद में डिक्री फाइल होती है। और डिक्री क्या होती है, एक तरीके का एडजुडिकेशन होता है। तो क्या करेगा वो पर्सन, वो रीजन के साथ में क्या कर रहा है, रीजन के साथ में प्रनाउंस कर रहा है कि भाई मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई है, मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई है, तो मैं उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो ये क्या है, एक तरीके का जजमेंट है। एक बार स्क्रीन पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अ जजमेंट मे बी डिफाइंड एज अ, मतलब मे बी, ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बोल सकते। क्या लिखा हुआ है कि अ जजमेंट मे बी डिफाइंड एज अ रीजन्ड प्रोनाउंसमेंट बाय अ जज ऑन अ डिस्प्यूटेड लीगल क्वेश्चन विच हैज बीन आर्ग्यूड बिफोर हिम। कि एक लीगल क्वेश्चन जो उसके सामने क्या कर रहा है, एक लीगल क्वेश्चन जो उसके सामने चल रहा है, उसका क्या कर रहा है वो, रीजनल, मतलब विद रीजन क्या बता रहा है, विद रीजन वो डिसीजन दे रहा है। तो इसे क्या कहा गया है, जजमेंट क्या कहा गया है। अब देखिए क्या चीज लिखी हुई है आपको, हम जो पढ़ाएंगे उसमें आपको सिविल जजमेंट भी इंक्लूडेड है और क्रिमिनल जजमेंट भी इंक्लूडेड है। अब सिविल जजमेंट्स में क्या है कि मैम आप ऑर्डर राइटिंग पढ़ाओगे क्या, तो जी हाँ, मैं आपको ऑर्डर राइटिंग भी पढ़ाऊंगी। क्रिमिनल जजमेंट भी जो होगा तो उसमें आपको थोड़ा सा चार्ज फ्रेमिंग के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। यदि आपको क्या करना है, जजमेंट लिखना है, तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। कि आपको कोर्ट का नाम पता होना चाहिए, फिर आपको सीआईएस नंबर, सीरियल नंबर आपको लिखना होता है। फिर आपको ये लिखना होता है कि यदि हम क्रिमिनल जजमेंट लिख रहे हैं तो क्रिमिनल जजमेंट में स्टेट वर्सेस, ये इस मतलब स्टेट प्लेंटिफ होगा और क्या डिफेंडेंट कौन होगा। यदि हम सिविल जजमेंट लिख रहे हैं तो कौन प्लेंटिफ है, कौन डिफेंडेंट है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप जजमेंट लिख रहे हो, डेट, कि जजमेंट ओपन कोर्ट में प्रनाउंस होगा, ये छोटी छोटी चीजें, वो फॉर्मेट पूरा एकदम से हम आपको बताएंगे, फिर आपको उसको याद करना है। टिप्स पे आपको लर्न करना पड़ेगा कि जजमेंट राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है। फैक्ट्स लिखे जाते हैं, फिर किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के बाद में लाइक हम यदि क्रिमिनल जजमेंट की बात करें तो 313 के बयान आपको लिखने हैं। और यदि हम सिविल जजमेंट की बात करें तो इश्यूज, यदि आपको आपने इशू फ्रेम किए तो इश्यूज पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसका आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जजमेंट राइटिंग, तो आपको सबसे पहले दोनों का, सिविल का, क्रिमिनल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। कि हमको किस तरीके से प्रिपेयर करके आना है, किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट। दूसरा, जजमेंट राइटिंग का बेस है, हम इसे क्या कह सकते हैं, नींव कह सकते हैं। चार्ज फ्रेमिंग तो किसमें है बेस, क्रिमिनल जजमेंट में। और इशू फ्रेमिंग किसमें है बेस, सिविल जजमेंट में। जब तक आपको चार्ज फ्रेमिंग, मैं बता रही हूँ कि जब तक आपको चार्ज फ्रेमिंग या इशू फ्रेमिंग नहीं आती है तब तक आप जजमेंट नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चार्ज के फ्रेमिंग, जब हम चार्ज फ्रेमिंग करेंगे तो किस किस तरीके के रूल लगते हैं।
जब हम इशू फ्रेमिंग करेंगे तो किस तरीके के हमको क्या किस कॉन्फ्लिक्शन पे हमको इशू फ्रेम करना है, क्योंकि क्या होता है ये दोनों बेस है। जब तक आप ये अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाओगे, मान लीजिए आप बिल्कुल हिचकिचा रहे हो, एग्जाम में बैठे हो और आपको पता नहीं, सब पका रहे हो कि चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही और आपने गलत चार्ज फ्रेम कर दिया या गलत इशू फ्रेम कर दिया ना। मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 में से आपको 5 मार्क्स भी किसके मिल जाएंगे, आपने कोट लिख दिया सही, उस चीज के लिख जाएंगे, मिल जाएंगे, फॉर्मेट सही लिख दिया। लेकिन बाय चांस आपने गलती से यदि इशू फ्रेम गलत कर दिए या चार्ज फ्रेमिंग गलत कर दी या अच्छी तरीके से नहीं करी, तो आपके 15 नंबर तो समझ लीजिए। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन जब हम सॉर्ट आउट करेंगे, चार्ज फ्रेमिंग का भी हम सॉर्ट आउट करेंगे या हम इशू फ्रेमिंग को भी क्या करेंगे, फाइनल डिसाइड करेंगे, तो हम बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे यदि हम दोनों चीजें सही फ्रेम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहा, सबसे पहले आपका फॉर्मेट रहा। दूसरा आपको क्या याद रखना है, किस तरीके से आपको इशू फ्रेम करना है और चार्ज फ्रेम करना है, वो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। आ जाइए, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। मैम मार्शलिंग ऑफ एविडेंस क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मार्शलिंग ऑफ एविडेंस क्या होता है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, सिविल प्रोसीजर कोड में क्या चल रहा है, सिविल प्रोसीजर कोड में हमको क्या करना है, जजमेंट लिखना है। यस, सिविल कोड्स में हमको जजमेंट लिखना है। तो मान लीजिए आपने क्या इशू फ्रेम किए, 6 इशू फ्रेम किए। आपने जजमेंट लिखा, भाई आपके पास में हो सकता है किसी किसी स्टेट में 20 नंबर का जजमेंट आता है, 10 नंबर का जजमेंट आता है, 40 मार्क्स के भी जजमेंट आते हैं। तो आपने क्या करा, 40 मार्क्स का जजमेंट है आपके सामने, आपने 6 इशू फ्रेम कर दिए, 6 इशू फ्रेम कर दिए और उसके सामने लिख दिए बर्डन ऑफ। क्या लिख दिया आपने उसके सामने, बर्डन ऑफ प्रूफ लिख दिया कि किसकी जिम्मेदारी है कि इस वाले जो इशू है उसको प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी है, प्लेंटिफ की है, इस वाले इशू को प्रूफ करने की जिम्मेदारी डिफेंडेंट की है। तो आपने ये सारी चीजें लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है ना कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम हुआ था क्या, क्या इन दोनों पार्टी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बना था क्या, या इन दोनों पार्टीज के बीच में मान लीजिए कोई बिल विल बनी है या नहीं बनी है। तो मार्शलिंग ऑफ एविडेंस इसके संबंध में, इस इशू के संबंध में सारे एविडेंसेस लाना, मतलब मार्शलिंग ऑफ एविडेंस का मतलब होता है सारे कलेक्ट करना। आप यदि एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, पूरा आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, तो आप इसमें ये देखोगे कि इसका बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे जाता है या इसका बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या क्या एविडेंसेस मिल रहे हैं, तो ये क्या होती है, ये मार्शलिंग ऑफ एविडेंस होता है। ये मार्शलिंग ऑफ एविडेंस होता है, मतलब सारे सारे तरीके के जो भी एविडेंसेस हैं किसी इश्यू को क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, उसको क्या करना, इकट्ठा कर लेना। ये आपके दोनों में काम में आएगा, सिविल में भी काम में आएगा और क्रिमिनल में भी काम में आएगा, क्योंकि ये आज क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आपको ये छोटे छोटे बेसिक्स क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। समझ में आ गया, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। मार्शलिंग ऑफ एविडेंस आपसे ये कैसे पूछा जा सकता है, ये आपसे एग्जाम में भी, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, फॉर्मेट पता होना चाहिए। सेकंड मैंने आपको क्या कहा कि बेसिक्स पता होनी चाहिए इशू के और चार्ज फ्रेमिंग के। थर्ड मैंने आपको कहा कि मार्शलिंग ऑफ एविडेंस आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कि हमने सारी चीजें क्या कर ली है, हमने सारी चीजें इकट्ठी तो कर ली है, हमने सारी चीजें इकट्ठी तो कर ली है, लेकिन अब हम उसका क्या करेंगे, एप्रिसिएशन करेंगे। हम क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए इशू फ्रेमिंग हुई है, इशू फ्रेमिंग का पहला क्वेश्चन आया कि कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं बना था।
कॉन्ट्रैक्ट बना था या नहीं बना था। तो आपने सारे एविडेंसेस क्या कर लिए, इकट्ठे तो कर लिए। अब आप उसके बाद में देख रहे हो कि क्या कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मान लीजिए कुछ-कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं या कुछ-कुछ विल्स ऐसी होती है जिनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो हम क्या सॉर्ट आउट करें, हम ये देख रहे हैं कि क्या ये वाक़ई में रजिस्टर्ड हुआ था? क्या ये दोनों पार्टी सेम ही है जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इस कोर्ट में बात चल रही है? तो ये क्या चीज़ें होती है? ये होती है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। चारों स्टेप आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको बोला फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। किसी भी जजमेंट, देखो जजमेंट राइटिंग कोई हवा नहीं है। जजमेंट राइटिंग कोई हवा नहीं है। सबको क्या होता है? सबको लगता है जजमेंट राइटिंग है, जजमेंट राइटिंग है। यदि आपको ये छोटे-छोटे, मतलब ये छोटी-छोटी आपको बेसिक्स पता होंगे, तो आप एक अच्छा जजमेंट लिख कर आ सकते हो। और आगे देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस में मैंने क्या लिखा है, कलेक्शन, क्लब एविडेंस फॉर ऑल इश्यूज या ऑल चार्ज फ्रेमिंग, और एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, रीजनिंग फॉर एविडेंस, ये होती है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो जजमेंट राइटिंग क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों जजमेंट राइटिंग पढ़ना जरूरी है, क्यों जजमेंट राइटिंग पढ़ना जरूरी है। हर इंसान सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, सबको क्या होता है, इतनी बार पढ़ लेते हैं, टिप्स पे याद हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मान लीजिए आरजेएस के मैं एग्जांपल दूं, 23 क्वेश्चन आए, उसमें से 20 क्वेश्चन तो क्या है, लॉ के आएंगे। हर इंसान उन क्वेश्चंस को सेम तरीके से ही लिख कर आएगा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज होगी, लॉ की लैंग्वेज होगी, ज्यादा से ज्यादा एक दो केस लॉज लिख कर आ जाएगा। तो जजमेंट राइटिंग आपके लिए क्या काम करता है, गेम चेंजर का काम करता है। क्या काम करता है, गेम चेंजर। जिस इंसान ने, मान लीजिए किसी किसी स्टेट में 40 नंबर के जजमेंट आ जाते हैं, 20 नंबर के जजमेंट आते, एक क्वेश्चन 20 नंबर का आया, उस इंसान ने, मतलब वो क्या कर रहा है, एक एग्जामिनर आपके पास आ रहा है और वो चेक कर रहा है कॉपी, हर इंसान की कॉपी चेक कर रहा है, तो सेम बातें लिखी हुई है, सेम बातें लिखी हुई है, लेकिन वो आपको परखेगा किस चीज में, वो आपको परखेगा जजमेंट राइटिंग में, कि इस इंसान ने कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन सही लिखा है क्या, इस इंसान ने इश्यूज सही फ्रेम किए हैं क्या, या चार्ज सही फ्रेम किए हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ जजमेंट राइटिंग, और एक दो चीजें और होती है, लाइक जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो तीन चीजें, हिंदी इंग्लिश, और यदि यदि लैंग्वेज का पेपर आता है तो वो एक गेम चेंजर होता है। और साथ ही साथ जजमेंट राइटिंग आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकता है, यदि आपने जजमेंट राइटिंग अच्छे से करी है तो। ठीक है, आपको आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत सारी बुक्स ले लो और यहाँ पे 20-25 जजमेंट राइटिंग करो। आप टोटल, मतलब एक काम करो, ऐसे कर लो कि मुझे 25 सिविल के जजमेंट लिखने हैं, 25 क्रिमिनल के जजमेंट लिखने हैं। ठीक है, बस आप इसी पे फोकस करो और रिवाइज पे रिवाइज करते जाओ, रिवाइज पे रिवाइज करते जाओ, तो एक अच्छा जजमेंट आप लिख कर आ सकते हो। ठीक है, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर ली चीजें, यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर ली, हमारे पास में जजमेंट राइटिंग की इतनी सारी चीजें हो गई, इतनी बुक्स हो गई। आप जब उसको पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो खुद ही बोर हो जाएंगे। मैं यही सजेशन दूंगी, 25 आप जजमेंट लो, 25 भी नहीं, चलो 20 जजमेंट आप सिविल के लो, 20 जजमेंट क्रिमिनल के लो, और उनको टिप्स पे याद कर लो कि यार मैंने जजमेंट राइटिंग में ये पढ़ा था। एग्जाम में आएगा तो आप उसको अच्छे से, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से लिख कर आ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास में आए, जैसे मैं क्रिमिनल में बताऊं, क्रिमिनल में मर्डर के केसेस आते हैं, या कल्पेबल होमिसाइड के केसेस आते हैं, या चोरी के केसेस आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सिविल में आता है तो सिविल में आपके पास में इस तरीके क्वेश्चन, पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, रेंट कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, 20 अच्छे जजमेंट्स को आप क्या करो, आप इकट्ठे कर लो कि ये 20 जजमेंट मुझे पढ़ने हैं। मैं आपको नोट्स भी दूंगी और रिकॉर्डिंग भी दूंगी। ठीक है, दोनों चीजें मैं आपको दूंगी, मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक जजमेंट को टिप्स पे इस तरीके से लाइन करवा करवा के बताऊंगी। लेकिन आगे की चीजें, जैसे आपको सीपीसी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, सीआरपीसी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको सीआरपीसी भी पढ़ाऊंगी या आईपीसी भी पढ़ाऊंगी, लेकिन छोटे छोटे सेक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप आ जाइए, तो समझ में आ गया कि भाई जजमेंट राइटिंग क्या है, एक एज है, मतलब क्या है, आपका गेम चेंजर है, कि हर इंसान क्या जानता है, हर इंसान लॉ जानता है, हर इंसान क्या करके आएगा, उस पेपर को, लॉ का आंसर सही करके आएगा। मान लीजिए किसी इंसान ने प्री क्लियर करा है तो कहीं ना कहीं उसको लॉ की नॉलेज तो होगी, लेकिन जजमेंट राइटिंग क्या है, यदि उस एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने जजमेंट राइटिंग की अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो आपका जजमेंट राइटिंग पोस्ट आपकी क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। अब बाय जजमेंट राइटिंग,
ऑफ कोर्स जजमेंट राइटिंग क्यों जरूरी है? मार्क्स को फेंच करने के लिए जरूरी है, और आप जज बन ही किस लिए रहे हो? जजमेंट देने के लिए ही तो बन रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कोर्ट में भी जजमेंट फ्रेमिंग के लिए, और यदि बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो गाइडलाइंस है ये आपके बहुत काम में आ सकती है। क्या क्या गाइडलाइन दी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सूरत वर्सेस साहेली लीजिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, ये जो केस लॉ था, इसमें जजमेंट राइटिंग की क्या दी है? गाइडलाइंस दी है। देखो क्या क्या बोला उसने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि जजमेंट राइटिंग का जो मेन पार्ट है, जजमेंट राइटिंग का मेन पार्ट क्या है? यदि आप मान लीजिए आप जज हैं, तो आप क्या फ्रेम करेंगे? सबसे पहले आप फैक्ट लिखेंगे, फिर आप डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट के डिफेंडेंट के ये फैक्ट्स लिखेंगे, फिर थर्ड नंबर पे आप करोगे क्या? चार्ज फ्रेमिंग से पहले करोगे क्या? आप करोगे मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, मतलब क्या करोगे? दोनों पार्टी को सुनोगे। चार्ज फ्रेमिंग के बाद में आप क्या करोगे? मार्शलिंग ऑफ एविडेंस करोगे और एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करोगे। तो जजमेंट राइटिंग का जो बेस है, जजमेंट राइटिंग का जो बेस है, कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, द मेन पार्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग इज मार्शलिंग एंड एप्रिशिएटिंग एविडेंस। फिर आपको क्या करना है? पूरे क्वेश्चन को, ये चाहे आपके पास में चार्ज फ्रेमिंग का क्वेश्चन आए, चाहे आपके पास में इशू फ्रेमिंग का क्वेश्चन आए, चाहे ऑर्डर राइटिंग आए, जजमेंट राइटिंग आए, क्रिमिनल और सिविल, आपको क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है। क्या होता है सिचुएशन में बता रही हूँ, इतने बड़े बड़े 1-1.5 पेज का क्वेश्चन आता है, लोग बाग क्या बिल्कुल एंड तक पहुंचते पहुंचते, जब हम एग्जाम लिखते हैं, एंड तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल पूरे हो जाते हैं, मतलब ऐसे खत्म ही हो जाते हैं, जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार 1 पेज दिया, 1.5 पेज दिया। आपको अभी टाइम डिसाइड कर लो, ठीक है, आप अपने अपनी स्टेट जुडिशरी के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर लो कि कितना, मतलब कितने मार्क्स का आता है। तो आपको जजमेंट राइटिंग में जो क्वेश्चन है उसको 3 से 4 मिनट प्रॉपर देने हैं। आप अपना शेड्यूल, मतलब जो एग्जाम में लिखने की प्रिपरेशन इसी तरीके से करोगे कि मुझको जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सब चीजें उस क्वेश्चन पे डिपेंड कर दी। आंसर उस क्वेश्चन में ही छुपा है। क्या चीज है भाई? आंसर उस क्वेश्चन में ही छुपा है। तो यदि आप आंसर लिखने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे, आप पूरी लाइन कर लोगे, पेंसिल भी लेकर जाना है आपको, लाइनिंग कर लोगे, यहाँ पे इशू बन रहा है, यहाँ पे मुझे चार्ज फ्रेम करना चाहिए, तो आप एक अच्छा जजमेंट क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। पहली पॉइंट क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? कि मार्शलिंग और एप्रिशिएटिंग ऑफ एविडेंस मेन पार्ट है। और सेकेंड पार्ट क्या बोला? कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। कोई हैंड रेज कर रखा है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ठीक है, हाँ मैं यही बोल रही हूँ, कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन जिस चीज पे, मतलब यदि आपने चार्ज फ्रेमिंग अच्छे से नहीं करी, इशू फ्रेमिंग अच्छे से नहीं करी, आप पूरा क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्या आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि मुझे लिखना क्या है, मुझे लिखना क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप कोड डिसाइड करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे इसमें चार्ज कौन सा लगाना है, मुझे इस पे इशू कौन सा, पार्टी किस चीज में कॉन्फ्लिक्शन पे है, ये छोटी छोटी चीजें आप डिसाइड करते हो। अब थर्ड पॉइंट लिखा है कि इट शुड बी kept in mind that nothing should be written in the judgment which is irrelevant। क्यों लिखा है ये चीज? ये चीज इसलिए लिखी हुई है, ये चीज इसलिए लिखी हुई है कि कभी भी आपको प्रिजम्पशन नहीं लगानी है, कभी भी आपको, चाहे मे प्रिज्यूम हो, शैल प्रिज्यूम हो, कि इस इंसान ने गेट के अंदर, मान लीजिए उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि इस इंसान ने गेट में हाउस ट्रेसपास किया है, ठीक है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि वो लाठी लेकर घुसा होगा, या आपको ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि वो प्रिपरेशन ऑफ थेफ्ट करके घुसा होगा। आपको इस तरीके का माइंड, किसी भी तरीके की प्रिजम्पशन नहीं लगानी है। जितना जजमेंट में लिखा हो, मतलब जितना उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जितना उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है उससे परे आपको नहीं जाना है। वो जो क्वेश्चन है वही मत सफिशियंट होता है। आपको अलग से अपनी प्रिजम्पशन लगाकर एग्जाम में आंसर नहीं लिख कर आना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड चीज क्या बोली? ठीक है, इट शुड हैव अ फ्लो एंड परफेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे पहले से क्लास के भी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। मान लीजिए कि मैं जैसे इश्यूज फ्रेमिंग होती है,
इशू फ्रेमिंग में जो जुरिडिक्शन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या ये बार्ड बाय लॉ से जो प्रिलिमिनरी इश्यूज होते हैं उनको पहले क्या किया जाता है, उनको पहले सॉर्ट आउट किया जाता है। अब आप क्या करो, पहले नीचे वाले की वेदर रिलीफ ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ, इस इशू को पहले फ्रेम करके आ रहे हो, तो ये एक गलत चीज है। ठीक है, आपके जो इश्यूज हो रहे हैं, यदि आपकी चार्ज फ्रेमिंग हो रही है, वो जब चीजें क्या होनी चाहिए, सिक्वेंस में होनी चाहिए। आप फॉर एग्जाम्पल चार्ज फ्रेमिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने क्या किया, आपने ऐसे करा कि इस इंसान ने मर्डर किया है, तो आपने पहले मर्डर का चार्ज फ्रेम कर दिया, मतलब मर्डर वाली लिख दी लाइन, फिर लिख दिया कि इस इंसान ने हाउस ट्रेस पास किया था। तो क्या ये एक प्रॉपर चीज है? ये एक प्रॉपर चीज नहीं है। जजमेंट राइटिंग हमेशा फ्लो में होनी चाहिए और सीक्वेंस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, appropriate care should be taken not to load with too many cases and legal points। देख, अब मैं आपको एक चीज अच्छी से बताती हूँ। आपको ये ध्यान, भाई आपको 100 केस लॉज आते होंगे, मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मुझे केस लॉ तो मुझे बहुत ही कम आते हैं। बेयर एक्ट अच्छे से है, कंसेप्ट क्लियर है। आपको जजमेंट राइटिंग में केस लॉज बहुत सारे भी आ रहे हैं, तो भी ज्यादा से ज्यादा नहीं लिख कर आने हैं। लीगल पॉइंट्स जितने समराइज्ड और कंसाइज वे में आप लिख सकते हो, क्योंकि आप उस क्वेश्चन सॉर्ट आउट, आंसर सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हो। आप अपना ये नहीं बता कि यार मुझे ये भी जजमेंट आता है, मुझे ये भी जजमेंट आता है। जितना कम लिख सको, मतलब ऐसा नहीं कि लिख कर नहीं आना, लेकिन ओवर स्मार्टनेस हमेशा आपको गलत ही, मतलब हमेशा आपको गर्त में ही पहुंचाती है। मैं आपको बता दूं, एक स्मार्ट इंसान बनकर आप लिख रहे हो, तो वो लगेगा, उस पर्सन को लगेगा कि हाँ भाई ये इंटेलिजेंट है, इसने एक चीज को अच्छे से पढ़ा है। लेकिन कभी भी ओवर स्मार्टनेस आपको नीचे ही पहुंचाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपको लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्लास की। देखिए, क्लास में पूरी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, पूरे नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जजमेंट के जो भी जो जो मैं बता रही हूँ, जितने जजमेंट मैंने पढ़े मैक्स टू मैक्स मैं आपको सारे प्रोवाइड कराऊंगी, सारे मैं आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगी। दूसरा, क्रिमिनल जजमेंट है और सिविल जजमेंट है। सिविल जजमेंट आपको मैं पढ़ाऊंगी, क्रिमिनल जजमेंट मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, वो पढ़ाएंगी, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो वो आप लोगों को क्रिमिनल जजमेंट पढ़ाएगी। और अब जो मैं हैंडओवर कर रही हूँ क्रिमिनल जजमेंट के लिए रश्मि मैम को, वो थोड़ा सा आपको बता देगी कि क्रिमिनल जजमेंट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। रश्मि, आप स्क्रीन लाइन पे है, तो एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। Good morning, everyone. Good Am morning, I, ma'am. गुड good मॉर्निंग। morning. Am I audible to all of you? Please raise your hand. Okay, good. I'm sharing my screen also. So please let me know कि मेरी screen भी आपको visible है क्या यहाँ से? Okay, fine. So guys, देखिए, जैसा कि पारुल मैम ने आपको बताया क्लास में कि जजमेंट राइटिंग की क्लास में क्रिमिनल पार्ट जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो क्रिमिनल जजमेंट की मैं स्पेसिफिकली अभी बात करूंगी। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है या फिर जो भी कंटेंट्स है वो पारुल मैम ने आपको बता दिए कि जो पार्ट्स क्या क्या इंक्लूड होंगे हमारे। ये 5 पार्ट्स, 5 या 6 पार्ट्स जो है हमारे क्रिमिनल जजमेंट्स के यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे देखो, फॉर्मेटिंग जो है ना क्रिमिनल जजमेंट की, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। एक सेकेंड, क्रिमिनल जजमेंट, ठीक है। तो क्रिमिनल जजमेंट में जो फॉर्मेट होता है वो सिविल जजमेंट से डिफर होता है। ठीक है, सिविल केसेस में आपको सीपीसी की नॉलेज होनी चाहिए और क्रिमिनल में आपको किस किस की, आईपीसी की, सीआरपीसी की एंड एविडेंस एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरी डेप्थ स्टडी करनी है ना, पर आपको एक थोरो नॉलेज होनी चाहिए कि भाई रॉबरी क्या ऑफेंस है, थेफ्ट क्या ऑफेंस है, मर्डर क्या ऑफेंस है। ठीक है, तो ये आपको एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब बात है फॉर्मेटिंग की। तो फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया कि डिफरेंट होगी, क्योंकि फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ पे जो होगी उसमें जजेस जो हैं उनका यहाँ पे सेशन जज आ जाएंगे, हमारे मैजिस्ट्रेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे थोड़ा चेंज रहेगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं क्रिमिनल जजमेंट में। जैसा कि मैम ने आपको बताया, चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और सिविल में इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चार्जेस के लिए आपको क्या चाहिए कि चैप्टर 17 ऑफ सीआरपीसी, चैप्टर 17 सीआरपीसी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, और बात रही फॉर्मेटिंग की, तो वो हमारे पार्ट पे कि हम आपको बताएंगे कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है।
ठीक है? और फॉर्मेटिंग वाला पार्ट जो है वो मोर एंड लेस हर जजमेंट में सेम होता है, एक्सेप्ट जो ये वाला पार्ट होता है, ये और ये वाला जो पार्ट होता है वो सब में अलग-अलग होता है, ठीक है? फॉर्मेटिंग के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं मार्शलिंग की। तो मार्शलिंग ऑफ एविडेंस आपको मैम ने बताया कि आपको एविडेंस जो है ना वो कलेक्ट करने हैं। तो भाई फिजिकली नहीं करने यहाँ पे कलेक्ट, आपको अपना क्वेश्चन देखना है सही से। जो आपका क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको पेंसिल से मार्क करना है कि भाई जो हमारे एविडेंसेस हैं, चाहे वो एविडेंसेस ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, दोनों टाइप के एविडेंसेस पे आपको मार्क करना है। लाइक कंप्लेनेंट है तो ही इज ऑल्सो है ओरल विटनेस, ठीक है? कंप्लेनेंट भी विटनेस होगा यहाँ पे, विक्टिम भी विटनेस होगी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो भी एक विटनेस होगा। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में हम बात करें तो एफआईआर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है? इसके अलावा पंचनामा इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। डॉक्टर की जो रिपोर्ट है, एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, तो वो जैसे वो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंसिडर की जाएगी, ठीक है? तो वो हमें मार्क करनी है, क्योंकि आपको देखो एग्जाम में आपका जब क्वेश्चन आएगा तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1 से 1.5 पेज का, ये तो मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, 2 पेजेस का भी हो सकता है। तो एक पूरा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, ठीक है? तो वहां पे आपको धीरे धीरे, क्योंकि एक ही टाइम मिलेगा आपको, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, तो धीरे धीरे क्वेश्चन को रीड आउट करना है। और वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे विटनेसेस बन रहे हैं, जो भी हमारे एविडेंसेस बन रहे हैं, उन पे मार्क करना है। साथ ही साथ माइंड में एक चीज को आपको फ्रेम करना है कि भाई मुझे यहाँ पे कौन सा चार्ज फ्रेम करना होगा। और उससे भी पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ये एग्जामिन करना है कि यहाँ पे ऑफेंस कौन सा बन रहा है, ठीक है? अच्छा, एक मैं एग्जांपल दूंगी कि सपोज करो जहाँ पे एक थिन लाइन डिफरेंस होता है मर्डर में और कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है? तो मर्डर इज 302 एंड कल्पेबल होमिसाइड इज 304 ऑफ सेक्शन 302 एंड 304 ऑफ आईपीसी, ठीक है? यहाँ पे सेक्शन पनिशेबल होता है। तो अब आपको कंफ्यूजन होता है कि मैम ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है? आपको एग्जाम में आंसर करना है, जजमेंट राइटिंग करनी है, और आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वहां पे मर्डर का चार्ज भी बन रहा है और आपने गलती से, फिर गलती से इन केस कि आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन और आपने कल्पेबल होमिसाइड का केस उस पे लगा दिया, ठीक है? तो उस केस में कोर्ट क्या, उस टाइम में जो एग्जामिनर है वो क्या चेक करता है कि आपने इस पर्टिकुलर ऑफेंस को या फिर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है हमारा, उसमें एविडेंस को कैसे अप्रिशिएट किया है, कैसे आपने एविडेंस को मार्शलिंग की है, क्या आपने जजमेंट लिखा है, एंड फाइनली क्या आपने सेंटेंस या ऑर्डर पास किया है। वो आपको कंसिडर करने के बाद फॉर्मेट एंड चार्जिंग चार्जेस देखने के बाद आपको नंबर देगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपका पूरा जजमेंट राइटिंग जो है वो जो आंसर है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो वो आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे चेक की जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने बात की मार्शलिंग की। नाउ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप एविडेंसेस को एप्रिशिएट कैसे करते हैं, ठीक है? ये हम अभी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि स्टार्टिंग में हम सिविल पार्ट को, सिविल के ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे, देन हम क्रिमिनल पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नाउ जजमेंट इज रिलेटेड टू कि कोर्ट को, जैसे कि आप यहाँ पे जब अपना क्वेश्चन देख रहे हैं, आप किसी एग्जाम में जजमेंट राइटिंग लिख रहे हैं, तो यू आर अ जज, दैट टाइम यू आर अ जज। तो आपका क्या ओपिनियन बन रहा है? आप उस अक्यूज को गिल्टी मान रहे हैं या फिर आप उसको एक्विट कर रहे हैं बिकॉज ही इज नॉट गिल्टी, ठीक है? तो इस केस में आपको जजमेंट राइटिंग में आप एज अ जज आपको एक ओपिनियन आपका लिखना होगा, ठीक है? और आपको स्पेसिफिकली मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। कोई कुछ कोई क्वेश्चन है? प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए जिन्होंने नहीं हाँ, किया। ठीक है। पारुल, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स क्यू में है, तो प्लीज है ना उनको एडमिट करो क्लास में, देख लो एक बार, है ना? हाँ, हाँ, तो यहाँ पे हमें, आप एज अ जज आपको ओपिनियन आपका मेंशन करना है कि भी आपको क्या लगता है।
और मैं आपको बताई थी कि क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो होता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ठीक है, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट मतलब कि जो भी एविडेंसेस आपको मिले हैं दैट आर प्रूविंग द गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है, पूरी तरह से वो अक्यूज की गिल्ट को प्रूव करने चाहिए। इवन अ सिंगल एविडेंसेस अगर प्रूव करता है कि अक्यूज इज इनोसेंट, इन दैट केस द कोर्ट विल पास द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। ठीक है, ये आपको पता होगा सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सिविल केसेस में क्या होता है, सिविल केसेस में प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे आपको बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वहां पे। ठीक है, तो आप 51% भी यहाँ पे प्रूव कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, वहां पे आपका जजमेंट आप प्लेंटिफ के फेवर में या फिर जो भी डिफेंडेंट के फेवर में यहाँ पे केस चला जाता है। ठीक है, वो आपका सिविल मैटर है और मैम पारुल मैम आपसे डील करेगी। नाउ सेंटेंस और ऑर्डर। अब ये यहाँ पे मैम सेंटेंस और ऑर्डर आपने अलग अलग क्यों लिखा है, क्या होता है सेंटेंस एंड व्हाट इज द ऑर्डर? तो देखो, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, जजमेंट आपने जब दिया, जब आप मान रहे हो कि अक्यूज इज अ गिल्टी, ठीक है, इन दैट केस यू विल पास द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, आप कन्विक्शन का जजमेंट पास करोगे एंड आफ्टर द पासिंग जजमेंट ऑफ कन्विक्शन यू हैव टू राइट डाउन द सेंटेंस। सेंटेंस मींस कि आप उसे कितनी पनिशमेंट दे रहे हो या फिर देना चाहते हो। ठीक है, तो कन्विक्शन के केस में आपको सेंटेंस का ऑर्डर वहां पे पास करना है, अलग से एक पैरा बनेगा और वहां पे आपको मेंशन करना होगा। And if you are finding that accused is not guilty for the offense, then in such a case you have to pass the order of acquittal। ठीक है, एक्विटल का ऑर्डर आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा एंड देन इन सच अ केस यू हैव टू राइट डाउन इन सेपरेट पैरा द ऑर्डर आल्सो। ठीक है, ऑर्डर आपको लिखना होगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, वो आपको बता दूंगी, वो फॉर्मेटिंग का पार्ट है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम छोटी सी बात करेंगे यहाँ पे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन से स्टेट्स में जो जजमेंट राइटिंग का जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जस्ट मैसेज में दो स्टूडेंट्स ने बताया कि गुजरात में लास्ट ईयर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये कंसिडरेबल पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र में भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। ठीक है, लास्ट टाइम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी 40 मार्क्स, आप समझ रहे हैं, there is only 100 marks of paper of criminal judgment in which 40 marks are allocated to single judgment writing। तो आप समझिए कितना रेशियो हमारा जजमेंट राइटिंग का यहाँ पे है। ठीक है, 60-40 का रेशियो है। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि जब भी ऐसा नहीं है कि भी आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस और आपको उस टाइम में मेंस राइटिंग जजमेंट राइटिंग सीखनी है, ये मेरा सजेशन आपको नहीं होगा। आपको जब आप प्रीलिम्स की आप तैयारी करें उस ड्यूरेशन में अगर आप जजमेंट राइटिंग के फॉर्मेट को और उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको समझ ले, एटलीस्ट समझ ले। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा उसमें ना कि बिल्कुल सही से करना है ना। अगर आप उसको समझ लेंगे, उस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपको जब आपका मेंस का एग्जाम होगा तो उस टाइम आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको वो चीज अलग नहीं लगेगी, आपको ज्यादा टाइम उसमें नहीं डिवोट करना पड़ेगा। तो ये मेरा आपके लिए एक सजेशन है अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि वो ये तरह सजेशन हम गाइडेंस आपको उस बेसिस पे देते हैं जो चीजें हमें कभी गाइड नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान में आया हुआ है, ये राजस्थान में जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ जुडिशरी में, सीजी में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में भी जजमेंट राइटिंग का पेपर आता है हमारा। नेक्स्ट एमपी जुडिशरी एंड यूपी जुडिशरी। ठीक है, ये चार पांच जो भी जुडिशरी पेपर्स हैं, जुडिशरी के एग्जाम्स हैं, इनमें जजमेंट राइटिंग का पेपर आता है। ठीक है, और मोस्टली बहुत अच्छा पार्ट जो है ना वो कवर किया जाता है जजमेंट राइटिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है सो दैट यू टेक अ डिसीजन बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास। नेक्स्ट है पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न में आपको बता ही दिया ना कि 40-60 का रेशियो हमारा यहाँ पे रहता है, या फिर गुजरात में 15 मार्क्स है तो देखो देख लीजिए आप ना कितना रेशियो हम बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, अपने लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न को एनालिसिस कीजिए और उसमें देखिए कि जजमेंट राइटिंग का कितना रेशियो कवर किया गया है। देन आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए सो दैट
सो दैट आपका अगर मेंस कॉल होता है, मतलब मेंस में आपको मेंस के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, इन दैट केस आपको थोड़ा पैनिक ना होना पड़े जजमेंट राइटिंग के लिए, ठीक है? सो पारुल, आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए। मैंने क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग के रिगार्डिंग जो भी मेरे को इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करना था वो मैंने कवर कर लिया। और जो नेक्स्ट क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे वो 20 से करेंगे, ठीक है? ओ, ठीक। थैंक यू सो मच। एक बार आप पढ़ें वो आप भी स्क्रीन को शेयरिंग से बंद कर दो। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। देखो, सिविल जजमेंट, सिविल ऑर्डर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और आपको कोई इशू है क्रिमिनल जजमेंट में? देखो, मैं बताती हूँ, सिविल जजमेंट क्रिमिनल जजमेंट से थोड़ा सिंपल होता है। क्रिमिनल जजमेंट में आपको हर चीज में, मतलब क्या होता है, एक ऑफेंस डिसाइड करने में ही आपको क्या लग जाता है, प्रॉपर टाइम लग जाता है कि ये कौन सा ऑफेंस है। क्योंकि सबसे पहले जब हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे लिखना होगा आपको ऑफेंस अंडर सेक्शन। ठीक है। सिविल जजमेंट थोड़ा सा सिंपल है। कंपैरिजन में मैम हम लोग दोनों ट्राई करेंगे कि आपको जितने मैक्स टू मैक्स एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर एक पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगी। और पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराने के बाद में आप लोग आराम से प्रिंट निकालिए और उसको 10 बार पढ़िए। मैं ये नहीं बोलूंगी एक बार पढ़ने में समझ में आ जाएगा, 2 बार पढ़ने में समझ में आ जाएगा, 10 बार पढ़िए। आप एक बार किसी आप कोई प्रीति मैम, प्रेरित सर बताइए क्या बोल रहे हैं? हैंड रेज कराए ना? मैम व्हाट अबाउट दिल्ली मैम, कैन यू टेल अबाउट कि दिल्ली में क्या प्रोपोर्शन रहता है मैम जजमेंट राइटिंग का? मैं एक व्हाट बार, अबाउट रश्मि आपको आइडिया है, किसी को भी आइडिया है दिल्ली में क्या प्रपोर्शन रहता है जजमेंट राइटिंग का? आई थिंक देखो, दिल्ली का जो मैंने लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस किया उस बेसिस पे मैं बताना चाहूंगी कि वहां पे जो जजमेंट राइटिंग है उसका कोई ऐसा फॉर्मेट आता नहीं है। वहां पे बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना? क्वेश्चन आएगा, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन मैंने देखा लास्ट ईयर का। तो लेंदी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे, और उसके बाद आपको सिर्फ उस लेंदी जो क्वेश्चन है उसके सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं, ठीक है? उसमें आपने जो भी एविडेंसेस देखे एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। तो आप समझ रहे हैं, मोर एंड लेस वो जजमेंट राइटिंग जैसा ही है, बट यू। क्वेश्चन जजमेंट राइटिंग का ऐसा नहीं आता क्वेश्चन, पूरा हाँ, पर्टिकुलर जजमेंट राइटिंग नहीं पूछेंगे, वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि आपको उसमें फैक्ट्स लिखने होंगे और उसके अंदर क्वेश्चन आंसर उस तरीके से प्रिपेयर करना है। हाँ। और थोड़ा ओके सा मैं मैम। और गो थ्रू करके बता दूंगी ना दिल्ली का। ओके मैम। ओके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी सीपीसी से रिलेटेड, वो पढ़ाऊंगी मैं आपको ऑर्डर राइटिंग। मैं ट्राई करूंगी कि 3 दिन में मैक्स टू मैक्स ऑर्डर राइटिंग आपको कंप्लीट करा दूं। एक एग्जांपल मैं आपको ऑर्डर राइटिंग का देती हूँ, स्क्रीन में आपको शेयर कर रही हूँ। पारुल एक सेकंड ना, यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी कुछ क्वेरीज थी मैसेज में, तो एक बार मैं आंसर कर दूं इनका क्रिमिनल हाँ, जजमेंट के रिगार्डिंग। डन डन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है निधि चौधरी का कि 299 कल्पेबल होमिसाइड है, बट आई एम सेइंग कि जब भी आप चार्ज फ्रेम करते हैं फिर क्रिमिनल जजमेंट को लिखते हैं, तो वहां पे आपको पनिशमेंट का सेक्शन मेंशन करना होता है, ना कि आपको डेफिनेशन का सेक्शन मेंशन करना होगा। ठीक है निधि? तो यहाँ पे आपको 304 जो है वहां का उसका चार्ज बनेगा, और 299 इज अ डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो वो आपको जो चार्ज फ्रेमिंग जब आप करेंगे तो उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स है ना, वो 299 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखने होंगे, बट अल्टीमेटली यू हैव टू राइट डाउन द पनिशमेंट सेक्शन व्हिच इज 304। ओके निधि? एंड यस। ओके मैम, ओके मैम। ओके निधि। एंड योगिता ने क्वेश्चन है कि क्रिमिनल जजमेंट जो है वो न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं, देखो यहाँ पे जो हमारे लॉज है ना वो यहाँ पे चेंज हुए हैं, ठीक है? तो फॉर्मेटिंग इज ऑलमोस्ट सेम रहेगी, फॉर्मेटिंग में कोई चेंजेस नहीं है। और आपकी एक हेल्प हम कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको जो भी हम जजमेंट कराएंगे तो उसके जो नए लॉज के अकॉर्डिंग जो सेक्शन है वो मैं आपको करवा सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सेक्शन है, जैसे कल्पेबल होमिसाइड का सिमिलर सेक्शन जो हमारी नए जो लॉ है उसमें कौन सा है वो मैं आपको बता दूंगी हैंड टू हैंड। ठीक है योगिता? मैम हमारे स्टेट में जजेस न्यू फॉर्मेट यूज कर रहे क्रिमिनल के लिए, नए फॉर्मेट, इसीलिए। मतलब यू आर हाँ, सेइंग कि सेक्शन ओनली सेक्शन चेंजेस हुए होंगे ना? नो मैम, नो, सेक्शन सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, फॉर्मेट चेंज हुआ है तो फॉर्मेट इज क्रिमिनल मैनुअल अकॉर्डिंग में। टू न्यू लॉ। मैं आपको पारुल मैम को व्हाट्सएप पर भेजती हूँ फॉर्मेट जो नया है मेरे पास।
ओके, ओके, योगिता है ना, भेजना मुझे तो मैं चेक कर लूँगी, ठीक है? मोर और ओके। लेस फॉर्मेट तो वही होगा, वही एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंसेस होंगे, वही फैक्ट्स होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 90% तो मैं यही मानती हूँ कि सेम ही होगा, फिर भी आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। योगिता, व्हिच स्टेट यू बिलॉन्ग? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ओके। तो महाराष्ट्र तुम्हारा जो भी पेपर जो है ना, जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट, वो सेंड करना मुझे, है ना, जजेस का, ठीक है? ओके मैम। और प्रीति मैम, प्लीज टेल, तो दिल्ली के रिगार्डिंग मैं आपको एक बार कल कंफर्म करके बता दूंगी कि दिल्ली का क्या पेपर पैटर्न रहता है। जहां तक मैंने पढ़ा है उस रिगार्डिंग में, वो तो मैंने आपको बता दिया है ना कैसे क्या रहता है, फिर भी एक बार देख के बता दूंगी। ओके, सो नाउ पारुल, कंटिन्यू करो आप। आप लोगों को ऐसा नहीं होना कि हम दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, हम दोनों अलग अलग ही पढ़ाएंगे। मैं आपको ऑर्डर राइटिंग सिविल राइटिंग पढ़ाऊंगी, मैम आपको क्रिमिनल राइटिंग पढ़ाएगी। सिविल राइटिंग स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन तो हम करके ही जाते हैं जब हम क्लास में आए हैं। तो देखिए, ऑर्डर राइटिंग सिविल कोड्स, छोटी छोटी चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है? आपको छोटी छोटी चीजें ये ध्यान रखनी है, कोर्ट का नाम, ठीक है, जो राजस्थान है, जब हम बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है, सिविल केसेस जो हैंडल, सिविल जज जो केस हैंडल कर सकता है वो हैंडल कर सकता है 0 to 2 लाख केस। क्रिमिनल केसेस में, सॉरी, सिविल में जो सीनियर सिविल जज है वो केस हैंडल कर सकता है 2 से 5 लाख रुपए। और डिस्ट्रिक्ट जज हैंडल कर सकता है, यदि कोई केस 5 लाख से ऊपर है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज हैंडल करेगा। अब सबसे पहले बात ये आई कि आपके पास में आ गया क्वेश्चन, आपके पास में क्वेश्चन आ गया, आपको कोर्ट का नाम, कि कोर्ट का नाम क्या होना चाहिए, वो पर्सन एग्जामिनर सबसे ऊपर ये लाइन लगाएगा कि इसने कोर्ट का नाम सही लिखा है या नहीं लिखा है। आपको अपने अपने स्टेट में ये पेक्यूनरी जुरिडिक्शन किसका है, राजस्थान का है या सारे स्टेट में ऐसा है तो एक बार देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज या इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, इस चीज का ध्यान रखना है। ये सबसे पहला बेसिक पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा नंबर, आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास में आया, सिर्फ एक फैक्ट लिखकर आ गया आपके पास में कि इस बंदे ने ऐसा किया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। मान लीजिए कुछ नाम नहीं लिखा है तो आप लिख कर आओगे ए सन ऑफ डैश डैश डैश, एज ऑफ डैश डैश डैश, या रेजिडेंट ऑफ डैश डैश डैश। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो प्लीज आप मत लिख कर आइए। क्यों नहीं लिख कर आना? क्योंकि ये चीज क्या होती है, ये ऐसा लगता है, मान लीजिए मैंने लिखा पारुल जैन, डॉटर ऑफ शरद कुमार जैन, इस तरीके से मैंने लिखा, तो वो एग्जामिनर क्या लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं ये अपने आप को क्या करवाना चाह रही है, आइडेंटिफाई करवाना चाह रही है। तो इससे क्या हो सकता है, आपका मेन का पेपर कैंसिल भी हो सकता है। ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ हो, या लिखा हुआ है तो लिख दीजिए, ए वर्सेस आर, ये तरीके का लिख दीजिए। आप इस तरीके का, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करके आओगे कि एग्जामिनर को लगे कि कहीं ना कहीं ये अपना आइडेंटिफिकेशन करवाना चाह रही है। दूसरी बात का आप ये चीज ध्यान रखोगे। तीसरी बात, आपको थोड़ा सा सीरियल नंबर लिखना है, वो सारी चीजें अपन आगे फॉर्मेट में देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, देखिए, द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड अ सूट, क्या बोल दिया कि प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल करा है सिविल कोर्ट में अगेंस्ट हर हस्बैंड while alleging the facts of domestic violence against her by the defendant, and has prayed for restraint order against the defendant husband from dispossessing her from the house। क्वेश्चन ये बना है कि एक को जो लेडी है, प्लेंटिफ है, उसने सिविल कोर्ट में केस लगाया है। क्या केस लगाया है? डोमेस्टिक वायलेंस का, कि भाई हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस करता है। आप क्या करो, एक ऑर्डर दो, रेस्ट्रेन ऑर्डर दो। ये नहीं करें, साथ ही साथ आप ये ऑर्डर करो कि मुझे ये डिस्पोजेस ना करे। डिफेंडेंट जो हस्बैंड है, डिफेंडेंट क्या बोल रहा है, डिफेंडेंट हैज प्रेड फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेन बाय मूविंग एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। आप सबको पता होगा अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्या चीज है, रिजेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ द सीपीसी ऑन द ग्राउंड्स दैट द सूट इज बार्ड बाय लॉ।
and in this case the plaintiff wife ought to have filed a complaint before the magistrate under section 18 of Protection of Women from Domestic Violence Act. The plaintiff opposes the application while contending that this suit is maintainable under section 26. इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ने का क्या मेरा मकसद था, आपको सबसे पहले तो ये छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा। एक तो मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल गो थ्रू करा, ऐसे मैं तो जल्दी जल्दी भी पढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़कर सुनाया। दूसरी बात, आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इसने कहीं ना कहीं ये बोला है जो डिफेंडेंट है कि ये ऑर्डर 7 रूल 11 से क्या होता है, बार होता है। तो ये कौन सा इशू है, ये प्रिलिमिनरी इशू है। प्रिलिमिनरी इशू दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि क्या ये केस किसी लॉ से बाहर है, या ये केस किसी लिमिटेशन मतलब लॉ से बाहर है, या ये केस इस ज्यूरिडिक्शन में आता है या नहीं आता है, ये प्रिलिमिनरी इशू होते हैं। इस पर्सन ने कहा, क्या कह रहा है ये पर्सन कि भाई ये केस तो लगा रही है सिविल कोर्ट में, लेकिन इसको केस लगाना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मतलब एक्ट के सेक्शन नंबर 20 सेक्शन नंबर 18 में। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, सारे एक बार हैंड रेज कर दीजिए। उस लेडी ने सिविल कोर्ट में लगाया है और उसका पति बोल रहा है कि भाई सिविल कोर्ट में नहीं लगना चाहिए, ये तो किससे बाहर है, ये तो आपके बार्ड बाय लॉ है, ये तो इसके उसका ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है। इसको तो सेक्शन 18 में बोला है सिविल कोर्ट ने, मतलब उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, कि भाई आपको यहाँ पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी है वहां पे आपको केस लगाना होगा। तो आपको इसमें सबसे पहले इशू क्या फ्रेम हो सकता है, कोई बताएगा, हैंड रेज कर दीजिए। यदि कोई क्लास में, उम्मीद सर क्लास में हो तो बताइए, इशू क्या फ्रेम है, इस पूरे क्वेश्चन का इशू क्या है। तो मैम ये वेदर की ये जो बार्ड बाय सिविल वो इस ज्यूरिसडिक्शन बार्ड बाय मतलब आपका नहीं। ज्यूरिडिक्शन आप लोगों को समझ में आया। इस हाँ इतने जी। बड़े आधे पेज के क्वेश्चन में कोई और इशू है ही नहीं, कोई और इशू है ही नहीं। एक क्वेश्चन, और यहाँ पे ऑर्डर क्यों लिख रहे हैं, जजमेंट क्यों नहीं लिख रहे, कोई डिग्री थोड़ी पास हो रही है। तो ये छोटी छोटी बातों का आपका ध्यान रखना। ये सिर्फ सिंपल सा कोर्ट एक ये ऑर्डर देना चाह रहा है कि क्या ये केस मेरे जुरिडिक्शन में आता है, क्या ये केस बार्ड बाय लॉ है। तो आपको यहाँ लिख कर आना है ऑर्डर अंडर सेक्शन, या ऑर्डर ऑर्डर लिखोगे। ऑर्डर किस में लिख रहे, ऑर्डर 7 रूल 11 में पढ़ते हैं। जो जो चीज मैंने बताई है छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाएंगे। देखो क्या क्या लिखोगे आप। जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट मैं आपको अलग से दूंगी क्योंकि हम ऑर्डर राइटिंग कर रहे हैं, वो सेम ही रहता है जनरली। देखिए क्या लिखा है, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज प्रिसाइडिंग ऑफिसर डेजिग्नेशन है आरजेएस। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, ये नौ पॉइंट आपको लिख कर आने हैं। वेदर इट इज जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, ये छोटी छोटी चीजें कि इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज कौन बैठा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पी डेजिग्नेशन आरजेस। आपको ये सिविल सूट नंबर भी लिख कर आना है। चाहे आप, मैं बोल रही हूँ कभी भी प्रिजम्पशन लगा के नहीं लिख कर आना, ठीक है। 2023 चल रहा है डॉट 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 स्लैश 2023, 2024 चल रहा है डॉट 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 स्लैश 2024, तो सीरियल नंबर लिख कर आना है, ओरिजिनल सूट नंबर। ए सन ऑफ डैश 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 इज डैश 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 रेजिडेंट वर्सेस सन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर्ड क्या लिखा है मैंने इसके अंदर कि भाई इस बंदे ने एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC 1908। इस तरीके से आपको लिखकर आना है। और ये आप यदि इसको पूरे कैपिटल राइट उसमें भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छे से लिख के आओ। उसको पता होना चाहिए कि इस बंदे को पता है कि मुझे यहाँ पे लिखनी है एप्लीकेशन, यहाँ पे मुझे और जजमेंट नहीं लिखना है, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC 1908। फिर आप ये प्रेजेंस लिख कर आओगे, कौन कौन प्रेजेंट था, ठीक है, कौन कौन प्रेजेंट था। अब यहाँ पे कोई भी इंसान क्या लिख सकता था, पहले प्लेंटिफ बाद में डिफेंडेंट थोड़ी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट एप्लीकेंट है। एप्लीकेशन, छोटी छोटी चीजें समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे वर्ड प्लेंटिफ डिफेंडेंट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा एप्लीकेंट। एप्लीकेंट, एप्लीकेशन किसने लगाई है, उसके पति ने लगाई है। कहने को तो प्लेंटिफ कौन है, जो लेडी है, केस किसने लगाया, मतलब किसने लगाया, प्लेंटिफ लेडी है। लेकिन यहाँ पे वर्ड आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ड आएगा एप्लीकेंट, नॉन एप्लीकेंट। देखते हैं, देखिए
श्री एम लर्न एडवोकेट फॉर एप्लीकेंट, मैंने एप्लीकेंट क्यों लिखा है पहले वो आपको पता होना चाहिए। फिर श्री एम लर्न एडवोकेट ऑफ नॉन एप्लीकेंट प्लेंटिफ, ये प्रेजेंस में है। अब देखो मैंने क्या कहा, ये ऑर्डर लिख कर आओगे, कैपिटल में लिख कर आओगे, लाइन भी खींच कर आना, 2 बार खींच कर आ जाना, ऑर्डर पास कर रहे हैं, डेट लिख कर आना। फिर क्या लिख रही हूं मैं, IPRJS shall dispose of this application in following manner, ये आपने इस तरीके से लिखा। फिर आप इसके फैक्ट्स लिखोगे। सबसे पहला देखो 8-9 पॉइंट तो वो हो गए, कोर्ट का नाम हो गया, कोर्ट की डेजिग्नेशन हो गई, फिर आपने CIS नंबर, सूट नंबर लिख दिया, फिर आपने प्लेंटिफ लिखा, सन लिखा, एज लिखा, रेजिडेंट लिखा, मतलब जो भी पर्सन है सामने, वर्सेस लिखा, फिर आपने जो इसके अगेंस्ट खड़ा है वो लिखा, फिर आपने लिखा, ये गलत है, ये सन ऑफ ये लिखना, मतलब डॉटर ऑफ आएगा यहाँ पे। फिर आपने लिखा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्यों लिखा है आपने, क्योंकि बंदे ने क्या लगाई है, पर्सन ने लगाई है एप्लीकेशन। फिर आपने प्रेजेंस लिखा, ये दोनों लिखे, कौन कौन किसके थ्रू प्रेजेंट हुए हैं, ऑर्डर लिखा, डेट लिखी। फिर आपने 9 पॉइंट के बाद में 10वां पॉइंट, ये आपको याद होना चाहिए, ये इतनी इतनी सी लाइनें, मैं बोल रही हूँ ये इतनी इतनी सी लाइनें, जब आप जजमेंट लिखते हो आपको पहली लाइन ही याद नहीं आती कि IRPRJ shall dispose of this application in following manner, सिंपल सी लाइन है, लेकिन ये लाइन भी लिखनी नहीं आती कि यार पहली लाइन क्या लिखी थी, ये भी नहीं समझ में आता है। तो IPRJ dispose of this following application in following manner, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं कि an application under order 7 rule 11 filed by the defendant and brief facts of this application are as under case, the relief sought to be plaintiff only obtained by way of complainant filed before the magistrate under protection of women फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, की भाई एप्लीकेशन के फैक्ट क्या है, पर्सन बोल रहा है कि प्लेंटिफ ने जो रिलीफ क्लेम किया है, रिलीफ क्लेम किया है वो लगना चाहिए मजिस्ट्रेट under protection of women from domestic violence act, therefore the suit of plaintiff is barred by law and plaint should be rejected, ये आपने फैक्ट लिखा। ये 11वां पॉइंट है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उस एप्लीकेंट के फैक्ट्स लिखोगे। फिर जो नीचे जिसने रिवर्ट किया है वो लिखोगे कि plaintiff submitted reply and opposed the application while contending that the suit is maintainable under section 26 of the domestic violence act। सबसे पहले 8 पॉइंट वो याद रखने हैं, फिर आपको ये याद रखना IPRJs फॉलोइंग शैल डिस्पोज ऑफ फॉलोइंग एप्लीकेशन इन फॉलोइंग मैनर, फिर आपको फैक्ट्स लिखने हैं उस एप्लीकेशन के, फिर जो रिवर्ट आया है वो लिखना है। अब आपको लिखनी है, अब सुनो क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स वर हर्ड फ्रॉम बोथ द पार्टीज एंड बोथ पार्टीज रिपीटेड द अवर्मेंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड द रिप्लाई, ये लाइन भी आपको पता होनी चाहिए, पता सबको रहती है, लेकिन ये लाइन भी आपको, ये जब फॉर्मेट, ये जजमेंट राइटिंग के फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं, अभी जस्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। फिर आर्ग्यूमेंट वर हर्ड फ्रॉम बोथ द पार्टीज, की दोनों पार्टी से आर्ग्यूमेंट सुने गए और दोनों पार्टी ने सेम चीजें रिपीट करी, अवर्मेंट ऑफ द एप्लीकेशन एंड द रिप्लाई। इश्यूज क्या फ्रेम हुए कि whether the original suit of plaintiff is barred by law and the matter should have been filed before the magistrate under section of 18 of the protection of women domestic violence act, relief if any granted। अब मैं पर्सन जो, मैं मान लीजिए मैं जज हूं या आप जज हो, आप क्या लिख रहे हो, अब आप कर रहे हो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, क्या कर रहे हो, अब आप एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कर रहे हो। फिर आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको सेक्शन 18 पता होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, सेक्शन 26 पता होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखिए पढ़ते हैं कि आई गोन थ्रू द प्रोविजन अंडर सेक्शन 26 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, कि मैं जो जज हूं, मैंने क्या करा, गोन थ्रू करा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के 26 से क्या लिखा हुआ है कि एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन, ये सारे जो ऑर्डर होते हैं ना, प्रोटेक्शन ऑर्डर, ये सारे जो ऑर्डर हैं, कि एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 18, 90, 21, 22, इन सब के अंदर दे रखे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऑर्डर, कि कौन कौन से ऑर्डर दिए जा सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में प्रोटेक्शन के लिए। मे ऑल्सो बी सॉट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग बिफोर सिविल कोर्ट, इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि जो भी रिलीफ दी गई है
18, 19, 20, 21 में ये किस किस जगह क्लेम की जा सकती है? वो सिविल कोर्ट में भी क्लेम की जा सकती है, फैमिली कोर्ट में भी क्लेम की जा सकती है, क्रिमिनल कोर्ट में भी क्लेम की जा सकती है, अफेक्टिंग द अग्रीव पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट वेदर सच प्रोसीडिंग वाज इनिशिएटेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के पहले या इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद आप इस रिलीफ को, ये जो आप रिलीफ मांग रहे हो ना कि मुझे ये घर से बाहर ना निकाले, इस रिलीफ को, इस ऑर्डर को, प्रोटेक्शन ऑर्डर को आप किसी भी कोर्ट में, ये सेक्शन 26 में लिखा है, सिविल कोर्ट में क्लेम कर सकते हो, फैमिली कोर्ट में क्लेम कर सकते हो, क्रिमिनल कोर्ट में क्लेम कर सकते हो। और फिर क्या लिखा हुआ कि एनी रिलीफ रेफर्ड, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर यहीं खत्म हो जाता है, समझ रहे हो? सब लोगों को समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर इस फर्स्ट पैराग्राफ में ही खत्म हो जाता है। हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि सामने इसमें बंदे ने बोल ही दिया, क्या बोल दिया कि आप इस तरीके की रिलीफ को, यदि आपके पास में, समझो, यदि आपके पास में जजमेंट राइटिंग लिखने के लिए 10 मिनट का टाइम है, ऑर्डर राइटिंग लिखने के लिए 10 मिनट का टाइम है, तो आप सेक्शन 26 का सबसेक्शन 1 लिख के आ जाओगे कि भाई सेक्शन 26 के सबसेक्शन 1 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि मैं, मतलब ये जो रिलीफ है ये किसी भी कोर्ट में क्या की जा सकती है, क्लेम की जा सकती है। तो अब और, लेकिन यदि आपके पास में अच्छा टाइम है, खूब अच्छा आपने प्रैक्टिस करी थी मेंस लिखने की, और आप तो भाई जजमेंट राइटिंग में अच्छे अच्छे 20 मिनट है आपके पास में, तो आप ये नीचे की चीजें भी लिख कर आओगे। Any relief referred in subsection 1 may be sought for in addition to or along with any other relief that aggrieved person may seek in such, ये section 26 पूरा लिख दिया गया है इसने, ठीक है। और यदि किसी भी तरीके की रिलीफ किसी सिविल कोर्ट या क्रिमिनल फैमिली कोर्ट में आपने ली है, तो आप जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने आप उस रिलीफ के बारे में इन्फॉर्म करोगे, ये सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। अब मैंने क्या करा, उस एविडेंसेस को या उस लॉ को पढ़ने के बाद, एप्रिसिएशन करने के बाद मैंने क्या करा, अब मैं सुना रहा हूँ ऑर्डर। बाय द सेड प्रोविजन ऑफ लॉ इज क्लियर दैट said act gives right to file in civil court to aggrieved person as defined under protection of women from domestic violence 2005. Therefore, this suit is not barred by law. So, application of defendant under order under order 7 rule 11 CPC is dismissed. Order have pronounced in open court. Very important. वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिवाइज करेंगे, आपको ये लिख कर आना है, ऑर्डर हैव या जजमेंट हैव प्रोनाउंस, जब जजमेंट लिखते हैं तो ये लिखते हैं जजमेंट हैव प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट ऑन डेट, डेट भी लिखोगे, एंड डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट। जब हम जजमेंट पढ़ेंगे तो ये लाइन में आपको याद कराऊंगी, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर हैव प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट ऑन टुडे इज डेट, फिर आप लिखो साइन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सील ऑफ द कोर्ट विद द डेट। पहले तो क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, फॉर्मेटिंग की बात हम बाद में करेंगे। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, सबको समझ में आ गया? किसी को किसी तरीके का डाउट है? अब देखो क्या क्या पढ़ा हमने। हमने सबसे पहले पढ़ा कोर्ट का नाम, फिर हमने पढ़ी कोर्ट की डेजिग्नेशन, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ओरिजिनल सूट नंबर या वो है अपील भी है, तो आप सब चीज में सूट नंबर लिखकर आ जाओ, सीरियल नंबर लिखकर आ जाओ, लेकिन थर्ड नंबर पे आपको वो चीज लिखकर आनी है। फोर्थ नंबर प्लेंटिफ है, रिस्पोंडेंट है, वर्सेस प्लेंटिफ डिफेंडेंट, वो आपको लिखकर आना है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने लिखा एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर, ठीक है, एक अच्छे से फॉर्मेट में, फिर आप लर्न काउंसिल भी लिख कर आओगे, फिर हमने लिखा ऑर्डर, फिर हमने लिखी डेट, फिर हमने एप्लीकेशन के फर्स्ट फैक्ट लिखे, फिर हमने कुछ ना कुछ रिवर्ट तो दिया होगा, सिंपल फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग सिंपल होती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम में इतनी इतनी सी चीजें भी हम क्या करके आ जाते हैं, छोड़ कर आ जाते हैं। कोर्ट ओरिजिनल सूट नंबर का नाम नहीं लिखा, ऑर्डर लिखना ही भूल गए, आप बीच में ऑर्डर लिखना ही भूल गए, ये छोटी छोटी इतनी सिली सिली सी मिस्टेक होती है, और बाद में आके हम रिग्रेट करते हैं कि यार हमने तो पढ़ा था। आप नहीं मानोगे, ये फॉर्मेट इतना सिंपल फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को भी मैंने एग्जाम में, मतलब जब मैं लिख रही थी ना, मैंने उसको 10 बार 20 बार 30 बार लिख कर देखा होगा, इतने कि मुझे यहाँ पे प्लेंटिफ के फैक्ट लिखने हैं, मुझे यहाँ पे डिफेंडेंट के फैक्ट लिखने हैं। फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा कि भाई मैंने आर्ग्यूमेंट सुने, जो भी किसने कहे, एप्लीकेंट ने कहे, नॉन एप्लीकेंट ने कहे, और दोनों आर्ग्यूमेंट्स पर बने रहे, ये लाइन भी लिखी थी, रिपीट द आर्गुमेंट्स ऑफ द फैक्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपने, यदि आपको लग रहा है कि इश्यूज फ्रेम हो रहे हैं, एंड फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन फ्रेम्ड बाय मी, आपने दोनों इशू लिखे, ऐसे ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिया आपने, इशू लिखे, फिर आपने लिखा उसका प्रोविजन, जिस प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, एप्रिसिएशन कर रहे हो। फिर आपने क्या लिखा, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, कि भाई मैं गोन थ्रू हुआ इस एविडेंस से और मुझे पता चला
मुझे ये पता चला कि ये तो इस कोर्ट में भी लग सकता है। फिर आपने अपना ऑर्डर सुनाया। क्या ऑर्डर सुनाया? कि ये एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 11 की जो लगाई है वो क्या करी जाती है? डिसमिस की जाती है। और ऑर्डर हैज बीन प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट। डेट लिखी, फिर आपने साइन लिखा, सील लिखा, डेट लिखी, डन। तो ये फॉर्मेटिंग सिंपल थी। बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको टिप्स पे याद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास के लिए। बाकी आप किसी को ज्वाइन करना हो तो कल और क्लास है, डेमो क्लास है, आराम से कल भी मैं आपको ऑर्डर राइटिंग पढ़ाऊंगी। फिर यदि आपको कंटिन्यू करना हो तो आप मुझे पिंग कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।